हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा मेडिकल स्टोर था। वहाँ रोजाना एक जवान लड़की मुझसे मर्दाना दवा लेकर जाती। मुझे बहुत अजीब लगता, यूं भी इस लड़की ने टोपी वाला बुर्का पहना होता। आज भी मैं इस लड़की का इंतजार कर रहा था ताकि इससे पूछ सकूं कि वो इस दवा का क्या करती है। पर अचानक घर से फोन आया कि मेरी 15 साला बहन की तबीयत बिगड़ गई है। हस्पताल लेकर गए, लेकिन मैं जो ही हस्पताल पहुंचा पैरों तले से जमीन निकल गई जब डॉक्टर बोला इसके पेट से मेरा। मैंने रोजाना की तरह अपना मेडिकल स्टोर खोला तो जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। आज मैंने थोड़ी देर से मेडिकल स्टोर खोला था, वरना मैं आमतौर पर 9 बजे तक स्टोर खोल लेता था। आज जरा मुझे अपने दोस्त के साथ स्कूल में जाना था। वो अपने बेटे का एडमिशन करवाना चाहता था तो मुझे भी साथ ले गया और वहाँ ही काफ़ी वक्त हो गया, इसलिए स्टोर खोलने में थोड़ी देर हो गई। अभी मैं स्टोर खोलकर अंदर बैठा ही था कि मैंने एक तरफ से एक लड़की को आते देखा। शायद वो तब से मेरा स्टोर खुलने का ही इंतजार कर रही थी और अब जैसे ही मैं अंदर गया वो फौरन एक तरफ से निकलकर मेरे स्टोर पर आ गई। वो लड़की एक टोपी वाले बुर्के में मलबूस थी और अपनी चाल ढाल से वो बेहद घबराई हुई लग रही थी। मैंने पूछा, हाँ जी बताएं क्या चाहिए। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उसने अपने पर्स से एक छोटा सा सफ़ा निकाला जिस पर एक दवाई का नाम लिखा हुआ था। इस दवाई का नाम पढ़कर मैं चौंक गया। मैंने हैरानी से इस लड़की को देखा। एक बार फिर मैंने पूछा कि आपको यही दवा चाहिए। वो मेरे सवाल पर घबरा कर इधर उधर देखने लगी। फिर हाँ में सर हिला दिया और इशारे से उंगली रखकर बताया कि यही चाहिए। असल में मेरे चौंकने की वजह यह थी कि वो दवाई औरतों वाली नहीं थी, वो तो मर्दाना दवा थी जो मर्दाना कमजोरी को दूर करती थी। हमारे पास मर्द ये दुआ लेने आते थे तो बेचारे काफ़ी झिझक कर मांगते थे और ये लड़की होकर इतने धड़ल्ले से आ गई थी। हैरत वाली बात ही थी। खैर शर्म तो उसे भी आ रही थी जब ये चेहरा छुपा कर आई थी। मैंने उसे गौर से देखते हुए वो दवा दे दी। उसने मुझे पैसे दिए और जल्दी से लेकर भाग गई। मैंने उसके इस अमल को हैरत से देखा और फिर शाने उचका कर मैं अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो गया। मेरा नाम करम अली है और ये मेडिकल स्टोर मेरे बाप का था जो उन्होंने मेरे हवाले कर दिया था और खुद अब वो घर में आराम करते थे। मेरी शादी 5 साल पहले हो चुकी थी और मैं अभी तक बे औलाद ही था। मेरे एक दोस्त की शादी मेरे साथ ही हुई थी और इसके बेटे को एक तरह से हम अपना बेटा समझकर प्यार करते थे। दोस्त का घर बिल्कुल साथ था, इसलिए उसकी बीवी अपने बेटे को लेकर अक्सर हमारे घर आ जाती थी। मेरा दोस्त फारूक मुझे अपने बेटे का दूसरा बाप कहता था, इसलिए जब इसके स्कूल जाने की बात हुई तो वो कहने लगा हम दोनों ही इसके स्कूल में एडमिशन करवाने जाएंगे। सब रिश्तेदार और दोस्त यार मुझसे मेरी औलाद के बारे में पूछते थे कि हाँ भाई खुशखबरी कब सुना रहे हो, मगर मैं और मेरे घर वाले मुतमईन थे। हमें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि हमारे ख़ानदान में इतनी जल्दी औलाद नहीं होती थी। मैं खुद अपने माँ बाप की शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ था। फिर मेरे से छोटी बहन मुझसे 10 साल बाद पैदा हुई थी, इसलिए मैं इतना मायूस नहीं था। मुझे तो इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई कुछ कह भी ले, लेकिन कोई अगर मेरी बीवी को बेऔलादी का ताना देता तो बस फिर इसकी खैर नहीं होती थी। मेरी और मेरी बीवी की मोहब्बत की शादी थी और हम दोनों कजन्स थे। हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और हम सब अपने घर में बहुत खुश थे। मेरा काम भी अच्छा जा रहा था। काम के हवाले से बज़ाहिर कोई परेशानी नहीं थी, मगर अब एक कस्टमर लड़की ने मुझे उलझन और शक में डाल दिया था। मैं तो उसे भूल भाल गया था, मगर अगले रोज़ वह फिर से आ गई। वैसे तो मुझे अपने कस्टमर्स याद नहीं रहते थे, लेकिन चूंकि अभी की बात थी इसलिए उसको देखते ही मैं फ़ौरन पहचान गया था। वो स्टोर से थोड़ा दूर खड़ी हो गई क्योंकि इस वक्त स्टोर पर 2-4 मर्द खड़े थे, इसलिए वो आगे आने की बजाय पीछे ही खड़ी रह गई ताकि ये यहाँ से जाएं तो वो आगे आए। मैंने उसका मसला समझते हुए जल्दी से रश कम किया तो वो आ गई और कल की तरह पर्ची दिखाई। मैंने सोचा नहीं था कि वो फिर से कल वाली मर्दाना दवा लेने आई होगी। मेरे जहन में यही था कि शायद वो नज़ले ज़ुकाम या बुखार की दवा लेने आई है, मगर जब मैंने पर्ची देखी तो कल वाली दवा की 2 गोलियां देखकर मैं हैरान रह गया। कल भी वो 2 गोलियां ही लेकर गई थी और आज भी 2 गोलियां लेने आई थी। इस वक्त काउंटर पर और कोई मौजूद नहीं था। मैंने उसे गोलियां दी तो उसने जल्दी से पर्स में डाली और भाग गई। मैं सोचता रह गया कि क्या वजह हो सकती है कि एक लड़की को मर्दाना दवा लेने आना पड़ा। किसके लिए वो लेकर जाती होगी? अगरचे वो टोपी वाले बुर्के में मलबूस होती थी और किसी को भी इसका चेहरा तो क्या आंखें तक दिखाई नहीं देती थी, मगर फिर भी इसकी जिसामत देखकर अंदाज़ा होता था
कि शायद वो एक हल्की फुल्की उम्र की लड़की है। काम से फारिग होकर मैं अपने घर चला गया। खाना वगैरह खा के जैसे ही बहन के कमरे के सामने से गुजरा तो ठटक कर रह गया। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो इसने एकदम डर कर मोबाइल रख दिया। मैंने पूछा कि किससे बात कर रही हो। वो भी इस वक्त कहने लगी, भाई अपनी सहेली से बात कर रही थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हाल चाल पूछ रही थी। मैंने मशकूक नज़रों से उसे देखा और कहा, रात के इस पहर मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया करो। वो जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाकर कहने लगी, ठीक है भाई। साथ ही उसने फ़ोन रख दिया। मैं मुतमईन होकर अपने कमरे में आया तो मेरी बीवी भी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, सारे रिश्तेदार औलाद का पूछते हैं, हमें किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मैं हमेशा से डॉक्टरों के पास जाने से घबराता था। ज़्यादा कुछ होता तो खुद ही अपने स्टोर से कोई गोली फांक लेता। मैंने एक बार फिर बीवी को प्यार से समझाया कि देखो, ना तुम में कमी है ना मुझ में। कुदरत की तरफ से देर हो रही है। हमारे ख़ानदान में ऐसा ही होता है, बच्चे देर से पैदा होते हैं। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए उसकी हर बात मानता था। लेकिन ये डॉक्टरों वाली बात पर मैं अपनी मर्जी करता था। मुझे मालूम था कि वो पैसे ऐंठने के बहाने ढेर सारी गोलियां लिख देंगे, फिर टेस्टों के नाम पर हज़ारों लेंगे, फिर एंड में वही बात कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, बस कुदरत की तरफ से देर है। इसलिए डॉक्टरों के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। सुबह मैं स्टोर पर नहीं गया। अपने साथ काम करने वाले लड़के को चाबी देकर स्टोर खोलने का कह दिया। घर पर कुछ तामीराती काम थे जो अपनी निगरानी में करवाने ज़रूरी थे, इसलिए मैं अगले दिन स्टोर पर गया। एक दिन के वक्फे की वजह से वो बुरके वाली लड़की मेरे जहन से महू हो चुकी थी, इसलिए उसे मखसूस वक्त पर आते देखकर मैं चौंक गया। वो ग्राहकों की वजह से थोड़ा दूर एक जानिब खड़ी थी ताकि वो जाए तो वो आए। मैंने लड़की को बुलवाया और पूछा, वो लड़की कल आई थी? कहने लगा, नहीं कल नहीं आई थी। मुझे लगता है वो सिर्फ आपसे ही दवा लेना चाहती होगी, और जब देखा होगा कि आप स्टोर पर नहीं हैं तो वो भी दवा लेने ना आई। मैंने उस बुरके वाली औरत को गौर से देखा। अजीब बात थी कि वो मुझसे ही दवा लेने आती थी। जैसे सारे ग्राहक चले गए, वो जल्दी से स्टोर पर आई और परस से पर्ची निकाल कर दी। मैंने सोचा कहीं ये गूंगी तो नहीं। 3-4 दिन हो गए थे लेकिन मैंने उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। मैंने दवा दे दी तो वो चली गई। जाने वो किसके लिए ये दवा लेकर जाती होगी, अपने शौहर के लिए या फिर आजकल लड़कियां और लड़के भी तो गलत रास्ते पर चल निकले थे। क्या पता वो भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेकर जाती हो। लेकिन जिसके लिए भी लेकर जाती हो, चाहे अपने बॉयफ्रेंड के लिए या फिर शौहर के लिए, सवाल ये पैदा होता था कि वो ये दवा लेने एक लड़की को ही क्यों भेजते थे। खुद भी तो वो लड़का आ सकता था ना। मैं काफ़ी देर सोचता रहा कि आखिर एक लड़की यूँ मर्दाना दवा क्यों लेने आती है, और सबसे बड़ी बात कि उसे ये दवा रोज़ ही चाहिए होती है, क्योंकि वो 2 गोलियों से ज़्यादा गोलियां नहीं लेती थी। मेरे साथ खड़ा लड़का कहने लगा, भाई आपको ये लड़की कुछ अजीब नहीं लगती? मैंने कहा, हाँ, इसकी हरकतें तो मशकूक ही लगती हैं, मगर क्या कर सकते हैं, हमारी कस्टमर है और है भी लड़की, इससे पूछ भी नहीं सकते। मैं अभी उससे बात कर ही रहा था कि वो दोबारा सामने से आती दिखाई दी। स्टोर पर आते ही उसने फिर से पर्ची सामने रखी और दवा मांगी। मैंने उलझन से उसे देखा। अभी 10 मिनट पहले तो वो दवा लेकर गई थी। मेरे साथ खड़े लड़के ने मेरे कान में सरगोशी की और कहने लगा, भाई ये लड़की वापस क्यों आ गई, फिर से दवा लेने? मैंने कहा, पता नहीं क्यों आ गई। कोई और ग्राहक होता तो मैं पूछ लेता कि क्या हुआ, आप वापस दवा क्यों लेने आ गई, मगर इस लड़की के साथ अभी तक बातचीत नहीं हुई थी तो पूछते शर्म आती थी। वो दवा लेकर चली गई। मैं और माजिद हैरान खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद मैं बाहर गया तो वहाँ देखा कि नीचे ज़मीन पर 2 गोलियां गिरी हुई थीं। उठाकर देखा तो वही गोलियां थीं जो वो बुरके वाली लड़की लेकर जाती थी। अब मुझे सारी बात समझ में आई थी। इस लड़की से पहले वो गोलियां अपने बैग में डालते हुए नीचे गिर गईं, इसलिए वो दोबारा लेने आई होगी। माजिद कहने लगा, भाई मुझे तो ये लड़की कुछ मशकूक और अजीब लगती है। मैंने कहा, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, मगर कस्टमर है, हम कुछ नहीं कह सकते। वो मुंह बनाकर कहने लगा, ऐसा अजीब कस्टमर मैंने आज तक नहीं देखा जो रोज़ सिर्फ 2 गोलियां लेकर जाता है। अगर उसे इतनी ही शर्म महसूस होती है तो एक ही बार में 2-3 गोलियों की डब्बियां ले जाए ताकि उसे बार बार यहाँ ना आना पड़े। ये बात तो वाकई सोचने वाली थी कि सिर्फ 2 गोलियां लेने आती है। अगले कई दिन तक वो यूं ही आती रही। एक दिन माजिद काम पर थोड़ी देर से आया। इसी वक्त वो लड़की भी आ गई। उसने दवा ली और चली गई। उसके जाने के बाद माजिद मुझे कहने लगा, भाई आपको पता है मैं जिस बस में आज आया हूँ ना, ये लड़की भी उसी बस में सवार थी। इतनी दूर से
یہ بس ہمارے اسٹور سے 2 گولیاں لینے آتی ہے؟ مجھے تو کوئی پاگل لگتی ہے۔ میں نے حیرانی سے ساری بات سنی۔ واقعی میں حیرت انگیز بات تھی۔ اتنے کی 2 گولیاں نہیں تھیں جتنا وہ بس کا کرایہ دے کر آتی تھی۔ میں نے کہا کل وہ آئے گی تو میں اس سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کرتی ہے اس دوا کا اور کس کے لیے لے کر جاتی ہے۔ اگلے دن میں صبح سے ہی اس لڑکی کا انتظار کرنے لگا کہ آج وہ لڑکی آئے گی تو اس سے ہر حال میں پوچھ کر رہوں گا۔ ابھی اس کے آنے میں گھنٹہ باقی تھا کہ اچانک میرے گھر سے فون آیا۔ ابا نے بتایا کہ میری چھوٹی بہن کی طبیعت بگڑ گئی ہے اور اسے لے کر ہسپتال گئے ہیں۔ میں سارے کام چھوڑ کر جلدی سے ہسپتال پہنچا۔ میں نے ابا سے پوچھا کیا ہوا چھوٹی کو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اچانک سے کہنے لگی میرا دل خراب ہو رہا ہے اور پھر ابقائیاں کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ ہماری تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، اس لیے جلدی سے اسے لے کر ہسپتال آ گئے۔ میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ میری بیوی کہنے لگی کچھ نہیں ہوگا اسے، تم فکر مت کرو۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے مجھے کمرے میں بلایا اور کہا آپ کی بہن نے نہایت غلط گولیاں کھا لی تھیں، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ میں نے چونک کر پوچھا کیسی گولیاں؟ ڈاکٹر نے ایک دوا کا خالی کاغذ مجھے دیتے ہوئے کہا یہ مریضہ کی جرسی کی جیب سے ملا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوا اس نے کھا لی ہوگی، اور چونکہ یہ دوا لڑکیوں کی نہیں ہے اس لیے آپ کی بہن کو سوٹ نہیں کی اور اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں نے اس دوا کا نام پڑھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو ایک ایسی دوا تھی جو مردانہ کمزوری کو دور کرتی تھی، پھر وہ میری بہن کے پاس کہاں سے آئی؟ اچانک سوچتے سوچتے میں چونکا۔ اسی دوا کی 2 گولیاں روزانہ وہ برقعے والی لڑکی لے کر جاتی تھی، تو کیا وہ برقعے والی لڑکی میری بہن ہی تھی؟ اس خیال کے آتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اسی وقت گھر کی جانب دوڑا۔ گھر جاتے ہی بہن کے کمرے کی تلاشی لی، مگر وہاں سے کچھ نہ ملا۔ میں نے سارا کمرہ چھان مارا لیکن مجھے کہیں بھی دوسری گلی نظر نہ آئی۔ پھر اچانک برقعے کا خیال آیا تو اس کے الماری سے سب کپڑے باہر نکال کر دیکھ لیے، لیکن کہیں بھی مجھے وہ ٹوپی والا برقع نظر نہ آیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے وہ لڑکی جو روزانہ میرے اسٹور پر آتی ہے وہ میری بہن نہیں ہے۔ میں نے اپنی مزید تسلی کے لیے جلدی سے اسٹور والے لڑکے ماجد کو کال کی اور پوچھا ماجد وہ برقعے والی لڑکی جو روز دوا لینے آتی ہے وہ آج بھی آئی تھی کیا؟ ماجد کہنے لگا نہیں بھائی، آج وہ نہیں آئی، حالانکہ روز 11 بجے تک آ جاتی ہے، مگر آج جانے کیوں 12 بج گئے ہیں ابھی تک نہیں آئی۔ میں جو مطمئن ہو گیا تھا اب پھر سے بے چین ہو گیا کہ اگر وہ برقعے والی لڑکی میری بہن نہیں تو وہ آج آئی کیوں نہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں دوبارہ ہسپتال گیا تو اب بہن کی طبیعت بہتر تھی۔ میں نے سب کو اندر آنے سے منع کیا اور اس کے پاس جا کر بولا مجھے سچ سچ بتاؤ تم نے کون سی دوا کھائی ہے؟ کہاں سے لی تم نے؟ وہ کہنے لگی بھائی میں نے وہ آن لائن منگوائی تھی، کئی دنوں سے سر میں درد تھا، اس گولی کے بارے میں اشتہار دیکھا کہ وہ سر درد کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے تو میں نے آن لائن منگوا لی۔ میں نے اپنی 15 سالہ بہن کے معصوم سے چہرے کو دیکھا، مجھے یقین نہ آیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، مگر پھر میں نے سوچا کہ وہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ وہ اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ گھر سے میڈیکل سٹور تک کا سفر اکیلے کر سکے۔ یقیناً وہ لڑکی کوئی اور ہی تھی۔ بہن کو گھر لے آئے۔ اگلے دن بیوی کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر میں اپنے کام پر چلا آیا۔ اگلے دن میں کام پر گیا تو وہ برقعے والی لڑکی پھر سے آ گئی۔ ماجد نے شرارت کرتے ہوئے پوچھا آپ کل کیوں نہیں آئی تھیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ پرچی سامنے رکھی۔ ماجد نے ایک بار پھر اسے بولنے پر اکساتے ہوئے پوچھا باجی روز 2 گولیاں لینے کے لیے اتنی دور آتی ہیں آپ، کہیں تو پورا پتہ دے دوں؟ اس بار بھی اس لڑکی نے بولنے کی بجائے نہیں میں سر ہلا دیا۔ میں نے ماجد کو اشارہ کیا اسے تنگ نہ کرے۔ وہ لڑکی واپس چلی گئی تو ماجد کہنے لگا بھائی مجھ سے لکھوا لیں، یہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے، اگر لڑکی ہوتی تو کچھ تو بولتی نا، چہرے بھلے نہ چھپاتی، یہ کوئی لڑکا ہے جو لڑکی کے بھیس میں آتا ہے۔ میں نے ماجد کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ایک طرف ہو کر اپنی بیوی کو کال ملائی تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ میری بہن گھر پر ہی ہے نا۔ وہ حیرانی سے کہنے لگی ہاں وہ گھر پر ہی ہے، کیوں کیا ہوا؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا، ایک بات تو پکی تھی کہ میری بہن وہ لڑکی نہیں تھی۔ اب 2 صورتیں تھیں، یا تو وہ لڑکی میری کوئی ایسی جاننے والی تھی جسے ڈر تھا کہ وہ پہچان نہ لی جائے اسی لیے وہ بولتی بھی نہیں تھی، یا پھر ماجد ٹھیک کہہ رہا تھا کہ لڑکی کے بھیس میں وہ کوئی لڑکا ہی تھا جو شرم کے مارے سامنا نہیں کرنا چاہتا ہوگا۔ اگلے دن میں نے ماجد کو کہا جیسے ہی وہ لڑکی واپس جائے گی تو تم اس کے پیچھے جانا اور معلوم کرنا کہ وہ کہاں جاتی ہے، تبھی معلوم ہو پائے گا کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ ماجد جھجکتے ہوئے کہنے لگا بھائی میں پکڑا گیا تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، تم احتیاط سے پیچھا کرنا اور دیکھنا وہ یہاں سے سیدھا کہاں جاتی ہے۔
इस लड़की को आते हुए तकरीबन महीना होने वाला था और इस अरसे में हमारा सस्पेंस अरूज पर पहुंच चुका था कि आखिर वो है कौन और रोजाना की 2 गोलियों का वो क्या करती है। मैंने सोचा था हाथों और पैरों की जिसामत देखकर अंदाजा हो जाएगा कि वो लड़की है या लड़का, लेकिन उसने हाथों पर दस्ताने पहन रखे होते थे और पैरों में जोगर्स, जिससे अंदाजा नहीं हो पाता था। माजिद को पक्का यकीन था कि वो कोई लड़का है और वो इस बात पर मिसर था कि किसी दिन इसको रोक लेंगे और ज़बरदस्ती इसका बुर्का उतरवाएंगे, मगर मैं नहीं माना कि अगर वो लड़की हुई तो, क्योंकि माजिद के बरक्स मुझे लगता था कि वो लड़की ही है, क्योंकि जिस अंदाज में वो चलती थी एक लड़की ही लगती थी। इस 1 महीने में एक और बात मैंने नोटिस की थी कि वो गोलियों के पैसे हमेशा मुझे ही देती थी। रोज़ वो 100 का नोट मुझे पकड़ाती और चली जाती। 1-2 बार माजिद ने उससे पैसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर उसने जानबूझकर नज़रअंदाज करके मुझे पैसे पकड़ाए थे। और ये भी बहुत हैरत की बात थी। कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा था जैसे मेरे अंदर गर्मी सी होने लगी है। मुझे पंखे के नीचे भी सुकून नहीं मिल रहा था। जाने क्या हो रहा था, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए अगले दिन मैंने काम से छुट्टी कर ली और माजिद को कहा आज वो लड़की आए तो दुकान बंद करके उसका पीछा करना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। वो कहने लगा मुझे नहीं लगता वो आज स्टोर पर आएगी। जब दूर से देखेगी कि आप स्टोर पर नहीं हैं तो वो वहीं से पलट जाएगी। जाने वो आपसे क्यों दवा लेने आती है, हालांकि और भी मेडिकल स्टोर्स हैं। ये बात तो मुझे भी समझ आती थी। अगले दिन मैं स्टोर पर गया तो वो कहने लगा वो लड़की नहीं आई, मगर मुझे यकीन है वो आ जाएगी। माजिद का कहा बिल्कुल ठीक साबित हुआ। पूरे 11 बजे वो लड़की दवा लेने आ गई। जैसे ही वो थोड़ी सी दूर गई मैंने माजिद को इशारा किया कि जाओ इसका पीछा करो। वो बेचारा जाना नहीं चाहता था मगर चला गया। मैं बेचैनी से इंतज़ार करने लगा कि वो कब आएगा। 1 घंटे बाद मुझे माजिद की कॉल आई। कहने लगा भाई वो लड़की तो एक स्कूल चली गई है। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ मगर वो अभी तक नहीं आई। मैंने कहा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बस वापस आ जाओ तुम। वो स्कूल गई थी और काफ़ी देर वहाँ पर रही थी। माजिद कहने लगा मैं 10-15 मिनट इंतज़ार करता रहा मगर वो बाहर नहीं आई तो मैं भी वापस आ गया। मैंने कहा जब से वो स्टोर पर आने लगी है ना, मुझे अजीब सी बेचैनी और घबराहट रहने लगी है। घर जाकर भी सुकून नहीं मिलता। वो एकदम चौंक कर बोला मुझे कुछ शक पड़ रहा है कि वो आपके साथ क्या करके जाती है। कहने लगा भाई मुझे तो ये जादू टूने का असर लगता है। मैंने कहा नहीं यार, जादू टूने को मैं नहीं मानता। कहने लगा भाई देखें वो लड़की ना तो अपना चेहरा दिखाती है और ना ही उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और दवा भी वो सिर्फ आपसे लेती है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो लगता है वो आपके जानने वालों में से है, जिससे डर है कि आप उसे पहचान ना लें। हो सकता है वो लड़की आपको पसंद करती हो और इस बहाने आप पर जादू कर जाती हो। मेरी खालाजाद भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक लड़की उसे पसंद करती थी और उसे हासिल करने के लिए वो रोज़ एक कामिल बाबा के पास जाया करती थी। मैंने माजिद को टोकते हुए कहा मैं इस सब बातों को नहीं मानता। मैं कल इसका खुद पीछा करूँगा और सारी हकीकत मालूम करूँगा। मैं घर गया तो काफ़ी परेशान था क्योंकि मेरा जहन मुसलसल इसी लड़की में उलझा हुआ था। मेरी बीवी ने मेरी परेशानी भांप ली और पूछा क्या हुआ, आज आप कुछ परेशान हैं? मैंने कहा नहीं बस वैसे ही। तुम मुझे 1 कप चाय पिला दो, मेरा सर दर्द कर रहा है। वो चाय बनाकर लाई तो मैंने 2-3 घूंट पीते हुए कहा तुम कुछ दिनों से चाय बनाना भूल गई हो क्या? वो नाराज़गी से कहने लगी मैं चाय बनाना नहीं भूली, बल्कि तुम कुछ दिनों से परेशान हो इसलिए चिड़चिड़े हो रहे हो। मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैं बिलावजह अपनी बीवी पर गुस्सा हो रहा हूँ। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने मुस्कुराकर अपनी बीवी को देखा और उसे कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ और तुमने अच्छी चाय बनाई है। शायद मेरे ही मुंह का जायका तलख हो रहा है। मैंने सारी रात इस मामले पर सोचा। मुझे लग रहा था माजिद ठीक कह रहा है। वो जो लड़की भी आती है वह ज़रूर मुझे जानती होगी, इसीलिए पहचान लिए जाने के डर से सामने नहीं आती। एक लम्हे के लिए मेरा ध्यान अपनी बीवी की तरफ गया, मगर फिर मैंने सोचा कि मेरी बीवी को क्या पड़ी मर्दाना कमज़ोरी की दवा खाने की। लेकिन फिर भी मेरे दिल को तसल्ली ना हुई तो मैं आहिस्तगी से उठा। जब देखा कि वो गहरी नींद सो गई है तो मैं फ़ौरन उठा और उसकी अलमारी की तरफ बढ़ा। मैंने उसकी अलमारी को अच्छे से देखा मगर वो टोपी वाला बुर्का नजर न आया। मेरा दिल सुकून में आ गया कि शुक्र है वो लड़की मेरी बीवी नहीं, लेकिन कौन है अब ये पता चलाना बाकी था। और मैं फैसला कर चुका था कि ये काम मुझे ही करना होगा। अगले दिन सुबह से मैं इस लड़की का इंतज़ार करने लगा। अपने वक्त के मुताबिक वो पूरे 11 बजे आई। उसने दवा की 2 गोलियां ली, पैसे दिए और चली गई।
2 मिनट के वक्फे से मैं भी उसके पीछे चला गया। वो चलते हुए सीधा बस स्टॉप की तरफ गई। मैंने मफलर से अपना मुंह छुपा लिया और पिछले दरवाजे से मैं भी पीछे चढ़ गया। मैंने उस पर पूरी नजर रखी हुई थी कि वो कहीं मेरी लाइल्मी में उतर ना जाए। जैसे ही वो नीचे उतरी मैं भी उसके पीछे उतर गया। वो एक जाने पहचाने इलाके की तरफ बढ़ रही थी। मुझे सनसनी होने लगी कि ये लड़की इस एरिया की तरफ जा रही है। इसका मतलब है ये वाकई वो लड़की मेरी जान पहचान की है। चलते चलते वो एक स्कूल के आगे रुकी और स्कूल में चली गई। मैंने जैसे ही स्कूल का नाम देखा तो मैं चौंक गया। मैं स्कूल को जानता था। ये वही स्कूल था जहां मैं अपने दोस्त के साथ उसके बेटे का एडमिशन करवाने आया था। मुझे समझ ना आया कि ये क्या चक्कर है। ये लड़की स्कूल में, क्या वो स्कूल में पढ़ाती है या फिर किसी और काम से आई थी? मैंने सोच लिया था ये आज हर सूरत पता करके रहूंगा। ये लड़की इसी स्कूल में क्यों गई? अब इतने इत्तफाकात भी दुनिया में नहीं होते कि जिस स्कूल में मेरे दोस्त का बेटा पढ़ता है वो लड़की भी वहां जाती हो। मैंने बाहर ही इंतजार करना मुनासिब समझा। इस दौरान मैंने माजिद को फोन करके पूछा कि तुमने इस लड़की को जिस स्कूल में जाते देखा था, इस स्कूल का नाम क्या है? माजिद ने इसी स्कूल का नाम बताया था। मैंने सोचा अब मुझे हर सूरत इधर ही रुकना होगा। मैं चाहता तो अपने दोस्त के बेटे से मिलने के बहाने अंदर भी जा सकता था, लेकिन मैंने फिलहाल बाहर इंतजार करना ही मुनासिब समझा। थोड़ी देर बाद वो लड़की बाहर आई तो मैं चौंक कर एक तरफ छुप कर खड़ा हो गया। लेकिन इस लड़की के साथ जो बच्चा था उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो लड़की तो मेरे दोस्त के बेटे का हाथ पकड़े बाहर आ रही थी। अब तो किसी शको शुबे की गुंजाइश भी नहीं थी। वो लड़की यकीनन मेरे दोस्त की बीवी थी, क्योंकि वो बच्चा इसके बिल्कुल वैसे ही बातें कर रहा था जैसे बच्चे अपनी माँ से करते हैं, और वैसे भी उसे उसकी माँ के अलावा कौन लेने आ सकता था। मैं दंग रह गया। सोचा मेरे दोस्त की बीवी ही इतने दिनों से मेरे स्टोर से दवा लेकर जाती रही, लेकिन क्यों? क्या मेरे दोस्त को इस बात का इल्म है कि उसकी बीवी मेरे स्टोर पर आकर क्या चीज़ खरीदती रही? अगले 2 दिन मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो स्टोर पर ना आई। मैंने सोचा कहीं उसे पता न चल गया हो कि मैं उसका पीछा करता रहा हूँ और सच जान गया हूँ, इसलिए वो नहीं आ रही। लेकिन अगले ही दिन वो फिर से आ गई। मैंने दवा देते हुए उसे गौर से देखा। मेरे ख्याल में तो मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक था और उसे कोई मर्दाना कमज़ोरी नहीं थी। फिर इसकी बीवी जाने क्यों रोज़ ये दवा लेने आ जाती थी। मैंने सोचा अपने दोस्त से ही बात करूँगा। इससे बात करने और पूछकर शर्मिंदा करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके जाते ही माजिद तजस्सुस से पूछने लगा, क्या हुआ, आज नहीं इसके पीछे जाना भाई? मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अभी वो लड़की थोड़ा दूर ही गई थी कि अचानक उसी वक्त इत्तेफाक से मेरे दोस्त की कॉल आ गई। मैंने पूछा और सुनाओ क्या हो रहा है? वो कहने लगा मैं और मेरी बीवी एक ज़रूरी काम से गांव जा रहे हैं। भाभी को बोलना हमारे बेटे को आज भी पिक कर लें। मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो उठा नहीं रही, तो तुम ज़रा उन्हें कह दो। मैंने फटी फटी नज़रों से सामने जाती लड़की को देखा। मेरा दोस्त कह रहा था कि वो अपनी बीवी के साथ गाँव जा रहा है। अगर इसकी बीवी इसके साथ है तो फिर ये लड़की कौन है? मैंने खुद कल इस लड़की को दोस्त के बेटे के साथ देखा था और मैं समझ रहा था कि मेरे स्टोर पर आने वाली लड़की दोस्त की बीवी है, मगर अब पता चल रहा था कि वो कोई और लड़की है। मेरे दोस्त की आवाज़ मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर लाई। वो कह रहा था तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने कहा हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, तुम टेंशन ना लो, मैं अभी कह देता हूँ अपनी बीवी को। इस वक्त मेरा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सामने जाती लड़की की तरफ था। माजिद को तजस्सुस खाए जा रहा था। कह रहा था भाई मैं पीछे जाऊं? मैंने उसे कहा जाओ अपना शौक पूरा कर लो। जब तुम्हें पता है कि वो इसी स्कूल जाएगी तो क्यों तुम्हें जाने का शौक चढ़ रहा है? वो बेचारा मेरा ख़राब मूड देखकर चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। मैंने बीवी को 2-3 बार फ़ोन मिलाने की कोशिश की, मगर इसने फ़ोन नहीं उठाया। दोस्त के बेटे को छुट्टी होने वाली थी और उसने कहा था कि उसे लेने चला जाना। मैंने बहन को कॉल मिलाई और पूछा कि तुम्हारी भाभी कहाँ है, मेरी बात करवाओ। वो फ़ोन नहीं उठा रही। वो घबरा कर कहने लगी भाभी तो घर पर नहीं है, अपनी दोस्त की तरफ गई हैं। मेरा जहन इसी वक्त बुरी तरह उलझा हुआ था, इसलिए मैंने फ़ोन रखा और ख़ुद दोस्त के बेटे चिंटू के स्कूल जाने का फ़ैसला किया। मैं जल्दी से बाहर भागा। इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत से ख्यालात गड़बड़ हो रहे थे। हालात व वाक़यात जिस तरफ इशारा कर रहे थे मैं इस तरफ हरगिज़ भी सोचना नहीं चाह रहा था। वो लड़की कौन थी जो रोज़ मेरे मेडिकल स्टोर पर आती थी, जिसको मैंने अपनी आंखों से चिंटू के साथ स्कूल से निकलते हुए देखा था? आज उसका राज खुलने वाला था। मैं भागता हुआ चिंटू के स्कूल जाने के लिए बस में सवार हुआ तो वो बुर्का पोश लड़की वहीं थी। वो स्कूल के स्टॉप पर उतरी तो मैं भी उतर गया। वो स्कूल गई और वापसी पर चिंटू का हाथ रक्शे में लेके बैठ गई। इस वक्त मैं जैसे एक खुदकार बोर्ड बना हुआ था। मैं बस के पीछे एक और रिक्शे में बैठ गया।
एक जानी पहचानी मंजिल की तरफ रिक्शे को बढ़ते देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकलने लगी और तब तो जान जैसे निकल ही गई जब वो रिक्शा घर के आगे उतरा और वो लड़की चिंटू का हाथ थामे घर में चले गई। अब मैं जाना कि वो कौन थी। वो मेरी बीवी थी। मैं मरे मरे कदमों से अंदर दाखिल हुआ। बहन की आवाज़ आ रही थी। वो उससे पूछ रही थी कुछ और। वो कह रही थी कि फ़ोन में कुछ मसला हो गया था, इसलिए बेल की आवाज़ सुनाई नहीं दी, मगर गाड़ी में चिंटू की माँ के मैसेज पढ़ लिए थे, इसलिए उसे स्कूल से ले आई। तभी मेरी माँ की आवाज़ आई, बहू उसने पहचाना तो नहीं ना? वो कहने लगी, अम्मा रोज़ यही पूछती हैं आप, और मैं रोज़ यही कहती हूँ कि नहीं पहचाना, और ना ही इस बुरके की वजह से पहचान पाएंगे। मैंने अंदर कदम बढ़ाते हुए कहा, ठीक कह रही हो, इस बुरके की वजह से तो मैं तुम्हें कभी नहीं पहचान सकता था। वो बुरके को बैग में रखते हुए बुरी तरह चौंक उठी। तीनों औरतों के चेहरों की रंगत फक नजर आई। मैंने कहा, माजिद मुझे कहता रहता था कि बुरके वाली लड़की आपकी बड़ी करीबी है, इसलिए चेहरा छुपा कर आती है, मगर मैं नहीं मानता था। आज अपनी आंखों से देख लिया। क्या तमाशा है ये? किसके लिए तुम स्टोर से 2 गोलियां लाती थी? वो शर्मिंदा होते हुए बोली, तुम्हारे लिए। तुम्हें याद है 2 माह पहले मैं तुम्हें बहाने से अपनी दोस्त डॉक्टर के पास ले गई थी कि एक बार फ्री चेकअप करवा लेते हैं, तो हमने फ्री चेकअप करवा लिया था। उसने कहा तो मुझे याद आ गया कि हाँ मैं उसके साथ गया तो था। मैंने पूछा, इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? मैंने अपने दोस्त को कहा था कि हमारे टेस्ट करें कि सब ठीक है ना, और जब रिपोर्ट्स आई तो मेरी बिल्कुल ठीक थी, मगर आपकी ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि मामूली सा मसला है, 2 महीने टैबलेट्स खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। फिर अम्मा ने मुझे एक रूहानी वजीफे का भी बताया, जिसे रोज़ पढ़कर अपने शौहर पर फूंक मारने से आपस में उल्फत व मोहब्बत बढ़ती है और जल्द औलाद हो जाती है। मैं इसीलिए रोज़ गोलियां लेने के बहाने आप पर वजीफ़ा पढ़ के फूंक मारने आती थी। मैंने ये सब आपको इसलिए बताया क्योंकि आप यकीन न करते कि आप में कोई कमी है और न दवा खाते, इसलिए मुझे आपको रोज़ किसी न किसी चीज़ में दवा मिक्स करके आपको पिलानी पड़ती थी। इसके रिएक्शन के तौर पर कभी कभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। इस दिन छोटी की तबीयत भी मेरी वजह से ख़राब हुई। वो बेचारी सर दर्द की गोली लेने आई थी और मैंने बग़ैर देखे पर्स में से उसे वो पकड़ा दी। उसने मेरी खातिर झूठ बोला था, और रही बात चिंटू की, तो इसकी माँ के कहने पर कभी कभार उसे स्कूल से ले आती हूँ। घर में सब जानते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। वो वजीफ़ा चाश्त की नमाज के बाद करते हैं, इसलिए चाश्त की नमाज पढ़ते ही सारे रास्ते वजीफ़ा पढ़ती और जाते ही आप पर फूंक मार देती। सारी कहानी सुनकर मुझे यकीन न आया कि मेरी नाक के नीचे इतना कुछ होता रहा और मुझे कुछ खबर भी ना हो सकी। मैं अभी भी ला इल्म ही रहता अगर जो माजिद की वजह से मैं भी तजस्सुस में न पड़ जाता। मेरी बीवी माजरत करने लगी, लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि मेरी हठधर्मी की वजह से उसे चोरी चोरी ये सब करना पड़ा। मैंने कहा, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसलिए कल मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास जाऊंगा और जिस तरह डॉक्टर बोलेगी वैसे ही करूंगा। मैंने देखा कि मेरी इतनी सी बात से ही मेरी बीवी का चेहरा खुशी से दमकने लगा था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।